तुम्हारे दिल कहीं और भी है। एक सेकंड, मुझे याद करने दो। काजिम शाह जो तानिया की टांग पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए ऊपर की जानिब बढ़ता याद करने की कोशिश करने लगा। अपनी उंगलियां मेरी हिरनी जैसी टांगों से दूर रखें। तानिया जो उससे दूर रहने का बोल रही थी जब काजिम अपना हाथ मज़ीद ऊपर की जानिब ले जाता। ऐसी दिलचस्प नावल्स के लिए फारिया खान नावल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तानिया, कैसी हालत बना रखी है तुमने। ये बालों को किसने बांधा है तुम्हारे। लिसा जो तानिया के अजीब तरीके से सर के बालों पर बंदी पोनी को देखती पूछने लगी। शाहजी ने बांधे हैं बाल मेरे, और बीमार लोगों की हालत ऐसी ही होती है। अब क्या मैं घुंघरू पहन कर नाचूं। तानिया जो न जाने क्यों लिसा की हर बात का उल्ट जवाब ही दे रही थी। वैसे एक बात तो बताना ज़रा, मेरी और आपकी उम्र एक तो नहीं लग रही, फिर हम दोस्तें कैसे हो गई। तानिया ने गौर किए पूछा। अब दोस्ती या शादी करने के लिए ज़रूरी तो नहीं कि उम्र एक जितनी हो। वैसे ही तुमसे मैंने दोस्ती कर ली ताकि मुझे हंसाती रहा करो तुम। लिसा जो तंज किए बगैर रह ना सकी थी। मैं क्या कार्टून हूँ जो हंसाऊंगी आपको। तानिया जो फिर से गुस्सा करने लगी थी। जब काजिम किचन से बाहर यहीं पर आते देख लिसा उसका हाथ पकड़े। बेबी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम चिड़चिड़ी हुई पड़ी होगी ऐसी हालत में, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें बिल्कुल सही कर दूँगी मैं। चलो अब नाश्ता करने के बाद मैं तुम्हारे बालों को बना दूँगी, ठीक है। वो काजिम के सामने अच्छी बन रही थी ताकि वो उसे घर से बाहर ना निकाल दे। नहीं, शाहजी हैं, वो मेरे बालों को बना देंगे। तानिया ने फ़ौरन से मना कर दिया। अच्छा, तुम्हारे शाहजी क्या ऐसे बाल बनाएंगे। वैसे बहुत स्वीट हो तुम, ऐसे कौन पोनी करता है। थोड़ा स्टाइल दो अपनी बी मेरा मतलब कि साली को क्या बच्चों के जैसे उसका हुलिया बनाकर रखते हो। निशा ने काजिम को डांट दिया। मैं तो कह कह कर थक गया हूँ, अब तुम भी कोशिश करके देख लो, क्या पता तुम्हारी बात मान ले ये। काजिम जो लिसा को तानिया के बनाव संघार की जिम्मेदारी दे गया। अगर मेरे हवाले इसे कर रहे हो तो 2 दिन में इसे खुद के जैसा बना दूंगी मैं। तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे हम दोनों में से अपनी साली को पहचानने में। मुझे नहीं बनना उनके जैसी। तानिया फ़ौरन से मना कर गई। बल्कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे वालिदैन परेशान हो रहे होंगे। तानिया जो लिसा को सीधा सीधा यहाँ से भेजना ही चाहती थी। मेरे डैड को अगर मेरी फ़िक्र होने लगी तो क्या ही बात हो जाएगी। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश हैं। मैं जहाँ कहीं भी रहूँ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। प्लेट में से सैंडविच निकाले लिसा खाने लगी। काजिम शाह तो बिल्कुल खामोश ही था उन दोनों ख़वातीन में। अब वो क्या बोलता। काजिम, मुझे मेरा कमरा दिखा दो, मैं कहाँ रहूँगी। लिसा करती काजिम कमरा दिखाने का कहने लगी। कहीं भी रह सकती हो, नीचे बहुत कमरे हैं। काजिम जो उसे कहीं पर भी रहने का कह गया। ठीक है, फिर कमरा मैं खुद देख कर आती हूँ। लिसा जो मुकम्मल तैयार थी यहीं पर रहने के लिए। लिसा अभी वहाँ से गई ही थी जब तानिया काजिम के बाजू पर ज़ोर से चूंटी काटती। ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, आपने इसे जाने को क्यों नहीं कहा। तानिया जो काजिम पर गुस्सा हो रही थी। मैं क्या कहता इसे, तुम भी तो खामोश रही। तुम तो कह सकती थी ना, मुझे लगा कि शायद तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। काजिम जो तानिया पर ही फैसला छोड़ चुका था। अच्छा जी, मैंने उसे बुलाया था क्या। आपकी ही बहुत फेवरेट है जो घर तक ले आई इसे। तानिया का गुस्से से चेहरा लाल हो चुका था। तानिया, क्या तुम्हें याद है सब। काजिम शाह जिसे तानिया का गुस्सा करना उसे शक में डाल गया कि क्या तानिया को पुरानी सभी यादें याद हैं। लिसा की वजह से ही तो वो घर छोड़कर गई थी। काजिम शाह के सवाल पर चंद सेकंड तानिया खामोश रहती। मुझे याद है ना कैसे लिसा हमारे घर आया करती थी और आप इसके आगे पीछे घुमा करते थे। मेरी प्यारी सी बहन कितनी दुखी हुआ करती थी कि उनका शोहर उनके साथ उनके हाथ से निकल रहा है। कितना रोया करती थी वो। तानिया जिसे न जाने कौन सी बात याद आ गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
और ये मत भूलो मैं अपनी बीवी के पल्लू के साथ हर वक्त बंधे रहने वालों में से हूँ। लिसा अगर खूबसूरत है, मॉडर्न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दूँ। मुझे तो तुम्हारी जैसी लड़कियाँ पसंद हैं। काजिम शाह ताने की गाल को खींचते हुए उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करने लगा। पर अगर इसी ने मुझ पर हमला करवाया हुआ तो? ताने जिसे खुद शक था, तभी ऐसा सवाल काजिम से किया उसने। अगर ये वो लड़की हुई तो आई प्रॉमिस इसी घर के गार्डन में इसे दफनाऊंगा। रहने दो इसे मेरी नज़रों के सामने, देखना चाहता हूँ कितना सच बोल रही है ये। काजिम शाह जो इस वजह से भी खामोश रहा था क्योंकि देखना चाहता था वो क्या फिर से वो तानिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे पट्टी कर देता हूँ। और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे ऐसी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आने की? मुझे बता देती, मैं ले आता, तुम्हें गोद में उठाए। काजिम तानिया को उसके कमरे में ले जाने लगा। मैं ठीक हूँ, चल फिर सकती हूँ। वैसे भी अगर मैं नीचे ना आती तो जो आप इस लंबी लड़की के साथ इश्क माशूकियाँ कर रहे थे वो कैसे देखती? तानिया जो अभी भी इसी बात पर अटकी हुई थी। अगर किसी के ज़ख्म पर मरहम लगाना इश्क माशूकियाँ कहलाती हैं तो ठीक है, ये इश्क माशूकी अभी अभी तुम्हारे साथ भी मैं करने वाला हूँ। आराम से तानिया को बिस्तर पर बिठाता वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। मैं खुद कर लूँगी, आप रहने ही दो और जाकर मेहमान नवाजियाँ करो। तानिया ने मना कर दिया। वो मेहमान इस किस्म की है कि खुद की नवाजी खुद ही कर लेगी। वैसे भी मुझ जैसा मगरूर इंसान खिदमत में सिर्फ अपनी छोटी सी बेग, मेरा मतलब कि साली की करता है, वरना मेरे सामने बिल गेट्स भी आ जाए उससे मैं चाय ना पूछूं। काजिम शाह ताने के पीछे बैठे उसकी कमीज़ को ऊपर उठाने लगा। आप मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हैं? मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ, समझे आप? तानिया जो उसे डांटने लगी थी। तो मैं कौन सा तुम्हारी इज्जत लूटने वाला हूँ? वैसे भी इसके लिए कमीज़ को नहीं शलवार को उतारा जाता है। काजिम शाह भी रवानगी में बोल पड़ा। आप मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करें जीजा जी। जीजा जी हैं तभी लिहाज कर रही हूँ, वरना अगर यहाँ कोई और होता तो उसके होंठों को सुई धागे से सिलाई कर देती। तानिया ने धमकी दी थी। तो मेरी भी कर दो सिलाई, क्योंकि मैं तो ऐसी ही बातें करूँगा। चलो अब मुझे कमीज़ उतारने दो। काजिम जो फिर से कमीज़ को पकड़ ऊपर करने लगा। आपको समझ नहीं आ रही? आप लड़की नहीं हो जो आपको मैं इजाज़त दे दूँ, मुझे शर्म आती है। तानिया ने हकीकत बताई। मैं पीछे बैठा हूँ, तुम्हारे यहाँ से क्या देख लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, बस अब तो राज़ी होना तुम। काजिम शाह जो तानिया की खातिर अपनी आंखें बंद करने के लिए भी तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन आराम से और जल्दी करना। तानिया ने अपनी कमीज़ को उतारने की इजाज़त दे दी। काजिम शाह अपनी आंखों को बंद किए, उसकी कमीज़ को ऊपर की जानिब किए, उतारता उसकी कमर पर लगी पट्टी को खोलने लगा। उसकी सफ़ेद कमर जहाँ इस ज़ख्म का निशान दाग की तरह नज़र आ रहा था, जो काजिम शाह को कहर दिलवाने जैसा काम कर रहा था। ज़ख्म अब भी गहरा था। मरहम का डब्बा खोले, उंगलियों की पूरों से मरहम उठाया। उसने एक लम्हे के लिए ताने की धड़कनों को महसूस किया जो दर्द की शिद्दत से अपनी सांसें दबा रही थी। काजिम ने धीरे से कहा, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो, जल्दी से मैं लगा दूंगा, ठीक है? उसके लहजे की नरमी ने तानिया के चेहरे पर मौजूद तनाव को थोड़ा कम कर दिया। काजिम ने नहायत एहतियात के साथ मरहम को ताने की कमर की ज़ख्मी हिस्से पर लगाना शुरू किया। जब उसने अपनी उंगलियां ज़ख्म पर रखी तो ताने के जिस्म में हल्की सी कपकपाहट हुई। ज़ख्म गहरे थे और जैसे ही मरहम लगने लगा, एक जलती हुई सी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। तानिया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने ज़ब्त किया और अपने होंठों को भींच लिया। काजिम ने अपने हाथ की हरकत को बहुत नरम रखा ताकि उसे कम से कम तकलीफ़ हो। उसका दिल चाह रहा था कि किसी तरह वो दर्द अपने अंदर जज्ब कर ले, लेकिन वह जानता था कि यह इलाज का हिस्सा है। जब उसने मरहम को चारों तरफ फैलाना शुरू किया तो उसके हाथ की गर्माइश ताने के जिस्म को सुकून देने लगी। वो उसके करीब बैठा हुआ बार बार अपने नरम अल्फाज से उसे तसल्ली देता रहा, बस थोड़ा सा और हो जाएगा, बहुत जलन हो रही है। तानिया जो तड़पती हुई ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। तानिया कुछ नहीं हुआ, मैं फूंक मार देता हूँ। काजिम शाह जो यूं तानिया को तड़पते देख फूंक मारने लगा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अपने लब वो उसकी कमर पर रखता चूमने लगा ताकि तानिया का ध्यान कहीं और लग सके।
और वो थोड़ी रिलैक्स हो सकें। तानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसों की रफ्तार धीरे धीरे मामूल पर आने लगी। काजिम ने जब ये महसूस किया कि उसका दर्द कुछ कम हुआ है तो उसने मरहम को थोड़ा सा और लगाया, यहाँ तक कि ज़ख़म पूरी तरह ढक गया। फिर उसने पट्टी को उठाए उसे आहिस्तगी से बांध दिया ताकि मरहम अपनी जगह पर रहे और ज़ख़म जल्दी भर सके। जब सब कुछ मुकम्मल हो गया तो काजिम ने एक बार फिर तानिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। तानिया ने पहली बार इस तकलीफ़ के दौरान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और एक गहरी सांस ली, जैसे उसके दर्द में कुछ कमी आ गई हो। मगर अचानक से काजिम शाह को आंखें खोले देख वो अपने हाथ उसकी आंखों पर रख दी। कितने बुरे हैं आप, मुझे तो पहले ही शक था आप पर। मरहम लगाते लगाते फ़ायदा उठा रहे थे आप मेरा। तानिया जो काजिम पर इल्ज़ाम लगाने लगी। क्या कह रही हो यार, मैं क्यों ऐसे फ़ायदा उठाऊंगा तुम्हारा? हाँ, माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, किसी का भी ईमान डगमगाने का काम कर जाओ, लेकिन तुम बीमार हो और बीमार लड़की का फ़ायदा मैं थोड़ी ना उठा सकता हूँ। ताने के हाथ काजिम अपनी आंखों पर से हटाने लगा। बीमार कहाँ से हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, बस कमर पर छोटा सा ज़ख़म है मेरे। लेकिन आपने बहुत बहुत गलत किया है, बताएं मुझे क्या क्या देखा है आपने अभी मेरा? ताने जो जानना चाहती थी सच। यार मैंने कुछ नहीं देखा, आंखें भी अभी अभी खोली थी मैंने। काजिम जो उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करने लगा। मैं जानती हूँ झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे बेवकूफ़ बनाने का तो सोचना भी मत। अभी अपनी बहन को शिकायत लगाती हूँ मैं, आपकी तानिया जो काजिम की किसी भी बात में आने वाली नहीं थी। प्लीज़ शिकायत मत लगाना। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी पीठ को देख लिया, कांधों को देखा, गर्दन को देखा और बस। काजिम शाह जो जितना अभी अभी उसने ताने को देखा था इतना बता दिया। बस इतना ही देखा क्या, और कुछ साथ तो नहीं देखा ना? तानिया जो शक्की नज़रों से उससे पूछ रही थी। नहीं, और मैं क्या देख सकता हूँ? कासिम ने नहीं में जवाब दिया। फिर तो आपने मेरी नाव के करीब जो तिल है उसको भी नहीं देखा होगा। तानिया ने जानबूझ के तिल का जिक्र किया। वो तुम्हारी नाव के करीब नहीं बल्कि उसके नीचे है। काजिम शाह जिसे ताने के वजूद पर कितने तिल हैं और कितने निशानात हैं, हर एक बात अच्छे तरीके से याद थी। देखा, मैं कह रही थी ना, आपने मुझे देखा है, बहुत बहुत बुरे हैं आप। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। खुद को अपने हब्बी जी के लिए संभाल कर रखा था मैंने, मगर अब क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें कि मुझको राना जी माफ़ करना, मेरे बहनोई ने मुझे चालाकी से देख लिया था। ताने जिसका मुकम्मल ड्रामा शुरू हो गया जब काजिम उसके दोनों हाथों को पकड़े खुद की आंखों पर से हटाता। तुम बदनाम हो गई हो ना, तो ठीक है, मैं ही तुमसे शादी कर लेता हूँ बस। चूँकि अब तो तुम्हें देख भी लिया है मैंने, वो भी दो दो मरतबा। अपनी नज़रें वो थाने के सीने के नशेबो फराज जो बैठने की वजह से झुके हुए थे को देखता उसे शादी करने की बात कर रहा था। कितने ज़्यादा बुरे इंसान हैं आप, कैसे अब भी देखे जा रहे हैं मुझे? तकिया उठाए जल्दी से ताने अपने सीने के आगे रख गई। शादी करोगी मुझसे और कोई रास्ता भी नहीं है तुम्हारे पास? काजिम शाह जो किसी तरीके से ही सही मगर तानिया और ख़ुद को मियाँ बीवी बनाना चाहता था। मैं आपसे क्यों शादी करूं? मुझसे इतनी उम्र में बड़े हैं, ऊपर से शादीशुदा, दो दो बच्चों के बाप हो आप। मुझे तो कोई हैंडसम जवान लड़का चाहिए जो मेरी उम्र का हो, जो मेरी सभी बातें माना करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी आपकी तरह मुझे ऐसे घूरा नहीं करेगा, कभी उनकी कज़न हमारे घर ज़बरदस्ती नहीं आया करेगी रहने। काजिम शाह का रिश्ता वो इन वजूहात की बिना पर रिजेक्ट कर चुकी थी। मैं क्या हैंडसम नहीं हूँ और देखने से क्या होता है? क्या मैंने तुम्हें कभी छुआ? इतना शरीफ मासूम खूबसूरत शोहर पैसे देकर भी ख़रीदो तब भी ना मिले। काजिम शाह को खुद की तारीफ़ खुद ही करनी पड़ी थी। वैसे भी तुम भी इतनी खास नहीं हो जो रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी तुम्हारे लिए। मैं ही हूँ जो पीछे पीछे घूम रहा हूँ तुम्हारे। अब भी मौका है, हाँ कर दो। रेडीमेड बच्चे भी मिल रहे हैं तुम्हें साथ में। काजिम शाह जो उसे लालच तक देख रहा था। मैं ख़ास ही हूँ, अभी एक आवाज़ पर लड़कों की लाइनें लग जाएंगी मेरे लिए। चूँकि खूबसूरत शरीफ और जवान कवारी लड़की आजकल कहाँ मिलती है। तानिया भी अपनी तारीफ़ें करने लगी। काजिम शाह जिसका गुस्से से बुरा हाल हुए जा रहा था, उसका बस चलता तो अभी ताने को बता देता कि वो कंवारी तो बिल्कुल नहीं है। दो दो बच्चों को एक साथ जन्म तक दे चुकी है वो, और अपने ही शौहर के सामने वो दूसरी शादी करने की बातें किए जा रही थी।
शलवार उतारो अपनी। काजिम शाह, जिसने बाकी सभी बातों को इग्नोर किए, ऐसी बात की। क्या? क्यों? क्या आप मेरी इज्जत लूटना चाहते हो? तानिया, जो अपनी जल्दी से शलवार को पकड़ गई। तुम्हारे कपड़े तब्दील करवाने हैं मुझे। काजिम शाह, जो बेड से नीचे उतरे, अलमारी में से कपड़े ले आया। मैं खुद तब्दील कर लूँगी। वैसे भी आप मेरे शोहर बनने की कोशिश मत किया करें। आपका रिश्ता ठुकरा चुकी हूँ मैं। अब आपकी कोशिश बेकार है। तानिया, जो बड़े ही गरूर से बात कर रही थी, जब काजिम शाह उसकी शलवार को पकड़े खींचते हुए। तुम्हारा शोहर तो मैं ही बनूँगा, चाहे भी इसकी खातिर तुम्हारी इज़्ज़त को तार-तार ही क्यों ना करना पड़े मुझे। छोड़े मुझे शाहजी। तानिया, जो काजिम को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर काजिम उसकी शलवार को उतार गया। तानिया, जो पहले तकिया सीने पर रखी हुई थी, अब उसे अपनी गोद में रखना पड़ा था। क्या क्या छुपाए वो। तुम्हारे दिल कहीं और भी है। एक सेकंड, मुझे याद करने दो। काजिम शाह, जो तानिया की टांग पर अपनी उंगली को फेरते हुए ऊपर की जानिब बढ़ता याद करने की कोशिश करने लगा। अपनी उंगलियां मेरी हिन्नी जैसी टांगों से दूर रखें। तानिया, जो से दूर रहने का बोल रही थी, जब काजिम अपना हाथ मज़ीद ऊपर की जानिब ले जाता। हाँ, याद आ गया मुझे। तुम्हारे पेट के निचले वजूद के इस रास्ते के बिल्कुल करीब, या जहाँ उतरने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। काजिम शाह, जो भूल चुका था कि उसकी बेबी गर्ल की यादाश्त गई हुई है, वो उसे अपना बहनोई समझ रही है। अपनी बेबाक उंगलियां काजिम शाह धीरे धीरे से उसकी टांगों के गैप में ले जाता अपनी उंगलियों को गहराई में डाल गया। तानिया, जो लरस चुकी थी काजिम की तिल वाली बात को ही सुनकर, मगर अचानक से अपनी गहराइयों में काजिम शाह का अपनी उंगलियों को उतारना उसे खांसी दिलवा गया। क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे। तानिया, जो शदीद घबरा चुकी थी, काजिम को रुकने का बोल रही थी। अब तो तुम्हारे सभी रास्तों पर खुद की मोहर भी लगा चुका हूँ मैं। अब तो तुम्हारा कंवारपन भी ख़त्म कर दिया है मैंने। अब तो सच में तुम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बची। अपनी उंगलियां, जिन्हें बार बार वो इस गहराई की सैर करवा रहा था, साथ में मुसलसल बताने को डराने का सबब बने जा रहा था। क्या? ताने, जो अचानक से अपने होश में लौटती, ज़ोर से काजिम को धक्का दिए पीछे धकेला। उप्स, तुम जो बहुत फ़ख्र कर रही थी खुद पर, तुम्हारा वो फ़ख्र मैं छीन चुका हूँ। अब इकलौता ऑप्शन मैं ही बचाऊँ तुम्हारा। तुम्हें कबूल करो मुझे। बाहें फैलाए काजिम शाह तानिया को बेवकूफ़ बना रहा था, जब तानिया भी अपने कानों पर हाथ रखती। क्यों किया मुझ मासूम पर जुल्म? मुझसे मेरी आबरू को छीनकर क्या मिल गया आपको? लेकिन मिस्टर बेरहम, मैं आप जैसे जालिम शख्स की बात फिर भी नहीं मानूंगी। नहीं करूंगी आपसे शादी। अब भी वो ज़बरदस्ती कर लेना, चूँकि आप जैसे लोगों को तो आदत होती है हर चीज़ ज़बरदस्ती हासिल करने की। तानिया, जो किसी एक्ट्रेस के जैसे एक्टिंग कर रही थी। ठीक है, तो फिर मुझे वही अब करना पड़ेगा, चूँकि तुम सिर्फ मेरी हो। काजिम शाह भी अपने रोल में पूरा घुस चुका था, जैसे कि सच हो ये सब। लेकिन इससे पहले लाओ मैं कपड़े पहना देता हूँ। काजिम शाह, जो अभी भी अपने फ़र्ज़ी काम नहीं भूला था, जब तानिया अपनी गोद में रखे तकिए को उठाए काजिम को मारती। चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। इकलौता तकिया भी फेंक दिया था उसने जज्बात में आकर। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन कपड़े पहन लेना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस शाह जी कहना, मैं आ जाऊँगा। काजिम शाह, जो मुकम्मल हदायत करने लगा था। जो करना था कर लिया, अब और क्या करना चाहते हो आप? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। तानिया सख्त नाराज़ थी काजिम से। काजिम कमरे से फ़िलहाल के लिए बाहर चला गया। चलो किसी बहाने ही सही वो मुझे जीजा जी कहना तो बंद करेगी। दोबारा फिर से मैं अपनी बेबी गर्ल से शादी कर लेता हूँ, और क्या पता अब ताने को सब याद भी आ जाए। काजिम शाह, जो ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ ताने को सही करने के लिए कर रहा था। कितना गंदा घर है। इस आदमी को ज़रा तमीज़ शऊर नहीं है जो घर की सफाई सुथराई रख सके। वो भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। क्या खाऊं? रायना, जो किचन में जाए खाने के लिए कुछ तलाश करने लगी थी, फ्रिज में से उसे अंडे और ब्रेड मिल गई, जो अहमद ही लेकर आया था। शुक्र है कुछ तो मिला। 2 अंडे उठाए रायना हाफ़ फ्राई करने लगी ताकि खुद वो खा सके। यहाँ पर तो लगता है टोस्टर भी नहीं होगा, वैसे ही खानी पड़ेगी मुझे ब्रेड। अपनी पसंद का अंडा बनाए रायना आराम से किचन से बाहर जाए डाइनिंग टेबल पर रखती। तुम यहीं पर रुकना, मैं जाकर जूस लेकर आती हूँ। उसे आदत थी सुबह सुबह जूस पीने की, तभी वह चलती हुई किचन में चली गई। स्पेशल अपने लिए एक ग्लास को धोती, वह जूस उसमें डालने वाली थी।
अहमद जो परेशान वापस घर लौटा था। मेरी बहन माँ बनने वाली है, इतनी सी उम्र में कितना गलत किया मैंने उसके साथ। वो मुझसे मदद मांग रही थी और मैंने उसकी मदद नहीं की। अहमद जो शदीद परेशान था जब डाइनिंग टेबल पर गरमा गरम नाश्ता बने देख, ये क्या मेरे लिए नाश्ता बनाया इसने? ये तो मेरी सोच से भी बढ़कर अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रही है। पहले खा लेता हूँ, उसके बाद इस बात के मुतालिक सोच लूँगा। अहमद जल्दी से कुर्सी पर बैठता, ब्रेड के दरमियान दोनों अंडों को रखे खाने लगा। कल से वो भी भूखा था। रायना जो गाना गुनगुनाती हुई बाहर आई थी, मगर अहमद को उसका नाश्ता करते देख शॉक्ड रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाश्ता खाने की? दो मुझे वापस। वो उसके मुंह से छीनने लगी थी जब अहमद जल्दी से अपनी ज़ुबान से सारी ब्रेड को छूता। ये तो झूठी हो चुकी है, क्या अब भी तुम इसे खाना चाहोगी? और मैं शौहर हूँ तुम्हारा। सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता बनाया करो और जब मैं खा लिया करूँ उसके बाद तुम खाना खाया करो। अहमद जिसकी सोच पुराने दौर के मर्दों की जैसी थी। तुम समझते क्या हो खुद को? औरतों को क्या समझ रखा है तुमने मिस्टर? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो घूंघट ओढ़कर रखे, अपने शोहर के पाँव में जूते पहनाए, दब कर रहे, हर हुक्म की तामील करे। मैं आज की लड़की हूँ जो शोहर इज़्ज़त देगा तो बदले में मुझसे भी इज़्ज़त करवाएगा। और ये मेरा नाश्ता था, अगर भूख लगी थी तो जाकर खुद बना लेते। वैसे भी कोई मेरे पसंद के शोहर तो हो नहीं, तुम ज़बरदस्ती चिपक चुके हो मुझसे। रायना जो अहमद को हज़ार बातें सुना गई। बेशक मैं तुम्हारी पसंद का शौहर नहीं हूँ, मगर फिर भी तुम्हें मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। रायना के हाथ से जूस का गिलास पकड़े वो भी पीने लगा था जब रायना उसके हाथ से जूस छीनने लगी, जिसकी वजह से जूस उन दोनों पर गिर गया। कम अकल लड़की, ये क्या बदतमीज़ी है, सारे कपड़े ख़राब कर दिए। तुम्हें तो मैं देख लेता हूँ, कहा था ना घर की सफाई होनी चाहिए, मगर यहाँ पर तो वैसे का वैसा ही है घर। तुम क्या किसी रियासत की शहज़ादी हो जो नखरे दिखाती हो? लेकिन ये मेरा महल है और इस महल का बादशाह मैं हूँ और तुम मेरी कनीज़। इस वजह से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, वरना तुम्हें सज़ा देगा यह बादशाह, वो भी बहुत दर्दनाक सज़ा। अहमद जिसने रायना को डराने की कोशिश की थी, मैं किसी की कनीज़ नहीं हूँ, और अगर इतना ही बादशाह बनने का शौक़ है तो थोड़ा बड़े तो हो जाओ। इतनी उम्र में तो बादशाह लंगोट पहनकर घूमता है। रायना जिसने फिर से अहमद की उम्र का मजाक उड़ाया था जब अहमद उसे बाजू से दबोचता, और वो लंगोट हर रात उतारा तुम करोगे। मेरा सर दर्द बढ़ाने की तो कोशिश भी मत करना, पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं। अहमद जो फ़िलहाल बहस करने के मूड में नहीं था। क्यों, तुम्हारी क्या किसी ने बकरी चुरा ली है या फिर कोई और लड़की पसंद आ गई है? वैसे सही बात है, मैं इस जुल्म को सहन कर लूँगी। तुम खुद की उम्र की लड़की से शादी कर लो और मुझे तलाक दे दो। वैसे भी ये उम्र का गैप रिश्ते को चलने नहीं दे सकता। रायना जो पहले से ही मौका तलाश कर रही थी, तभी अहमद को दूसरी शादी की इजाज़त देने लगी। अच्छा, ये उम्र के गैप वाले रिश्ते क्या वाकई में नहीं चलते? लेकिन अगर कोई लड़की कम उम्र हो, उससे कोई शादी कर ले और वो माँ भी बनने वाली हो, तब भी क्या रिश्ते नहीं चलते? अहमद जिस अपनी बहन की फ़िक्र लग गई थी, लड़की कितनी कम उम्र है? रायना ने तफसील पूछी। यही कोई 13 साल की। अगर कोई लड़की इतनी उम्र की हो तो? अहमद जो बातों बातों में पूछना चाह रहा था, पागल हो क्या? 13 साल की बच्ची के साथ शादी कौन कर सकता है? और अगर शादी कर भी ली तो वो माँ कैसे बन सकती है? रायना जो बात सुनकर ही अहमद के कंधे पर थप्पड़ लगा गई। क्या मतलब, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? तुम खुद सोचो, इतनी कम उम्र बच्ची पर क्या असर पड़ेगा? बेचारे के बचपन में कोई 55 साला शख्स मिल जाए, उसकी ज़िंदगी तो सीधा सीधा बर्बाद ही होगी ना। ऊपर से अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो जान का खतरा भी हो सकता है उसे। रायना जी सीधे सीधे लफ्ज़ों में बता रही थी। वैसे कहीं तुम्हें कोई बच्ची तो पसंद नहीं आ गई? देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। किसी बच्चे की ज़िंदगी तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूँगी। रायना जिसे सभी बुरे काम करने वाला इंसान अहमद ही लग रहा था। मैं क्यों करूँगा? मुझे तो बल्कि खुद से बड़ी उम्र लड़की मिल गई है, तो क्या मेरे साथ भी ये बुरा हुआ है? मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई एक बूढ़ी लड़की के साथ शादी करने से। अहमद जो रायना की हर बात दोहरा गया। ना ही तुम कोई 13 साल बच्चे हो और ना ही मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल का फ़र्क होगा बस।
रायना जो खुद को बूढ़ी कैसे कहने दे सकती थी, ये तो गलत हो गया। अहमद को अब पछतावा होने लगा था। उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने में हिस्सेदार वो भी बन चुका था। रोने वाली शक्ल बनाता वो अपने कमरे की जानिब चल दिया। क्या हुआ? क्या गलत हो गया? कुछ बताओ तो। रायना जो खुद तजस्सुस में पड़ गई कि अब अहमद को क्या हो गया है। एक तो नाश्ता मेरा खा गया, ऊपर से कुछ बता भी नहीं रहा। अजीब पागल इंसान के साथ बन चुकी हूँ मैं। अब दोबारा फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। देर हो चुकी है। अब 3 अंडे और 4 ब्रेड खाऊंगी मैं। रायना जो वापस से किचन में चली गई, जबकि अहमद अपने कमरे में जाए। बॉस ने ये गलत किया है। एक तो मेरी बहन अभी छोटी थी, उसे शादी कर ली, ऊपर से उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। अब बस ये बच्चा नहीं होना चाहिए। मेरी बहन की जान खतरे में आ सकती है। मुझे इस बच्चे को ज़ाया करवाना होगा और उसके बाद परी को कहीं दूर भेजना होगा, बॉस से बहुत दूर। अहमद जो इस बच्चे को मारना चाहता था अपनी बहन को बचाने की खातिर, अब जाकर उसे समझ आई थी कि कितना गलत किया उसने अपनी बहन के साथ। अगर तब वो उसकी मदद कर देता तो आज ये नौबत नहीं आनी थी। जो अभी उस दुनिया में नहीं आया, उसे उसकी जान लेनी पड़ रही थी। प्लीज़ मुझे प्लीज़ मुझे बकरी के ऊपर बैठने वाली गुड़िया वाला खिलौना लेकर दें। प्लीज़ बेबी के पापा। परी जो नींद में बड़बड़ाती अचानक से अपनी ही आवाज़ खुद के कानों में पड़ने से उठ गई। बेबी के पापा कहाँ गए? वो इस वक्त कमरे में अकेली थी। अरमान यानी कि उसके होने वाले बेबी के पापा यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अरे ये क्या, इतना वक्त हो गया और मैं सोई रही। कितनी बुरी बात है। शायद मेरे लिए नाश्ता बनाने का इंतज़ाम कर रहे होंगे। अब तो मुझे सुबह सुबह वो खाना है जो चाइनीज़ खाते हैं, वो लंबी लंबी सवैयाँ। बेबी के पापा मुझसे पूछ कर तो जाते, अब पता नहीं क्या बना कर ले आएंगे। वो जो आराम से बेड ग्राउंड के साथ टेक लगा कर बैठ गई थी, अरमान के नाश्ता लेकर आने का इंतज़ार करने लगी। मगर 10 मिनट गुजर गए, अरमान एक बार भी कमरे में नहीं आया था। इतनी देर हो गई है, पता भी है मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पड़ रही है, लेकिन ज़रा फिक्र नहीं इन्हें। भूख लगी है मुझे, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये गायब हैं। मुझे ही देखना पड़ेगा। खुद परी कमरे से बाहर चली गई, मगर अरमान तो किचन में था ही नहीं। वो जो कब से इंतज़ार कर रही थी कि कब अरमान नाश्ता लेकर आएगा, उसके लिए वो तो पता नहीं बना ही नहीं रहा था। ये कहाँ चले गए? अगर मेरे लिए नाश्ता नहीं बना रहे तो और कौन सा ज़रूरी काम करने में मसरूफ़ हो गए जो मुझे ही भूल गए। परी जो एक दिन में ही अरमान की खिदमतों की आदी हो चुकी थी, तभी उसे अब बुरा लग रहा था। कहाँ गए हैं ये? ज़रूर कहाँ पर चले गए होंगे। वो पूरे घर में अरमान को तलाश कर रही थी, जब अचानक से उसके कदम रुक गए। घर की पिछली साइड पर अरमान स्विमिंग पूल के पास रिलैक्सिंग चेयर पर बैठा कुछ पी रहा था। सुबह सुबह की धूप से वो विटामिन डी हासिल कर रहा था। ये यहाँ पर मशरूबात पी रहे हैं, कितने जालिम शोहर हैं ये। स्लाइड किए वो शीशे के दरवाजे को खोलती खुद भी अरमान के पास चली गई। इतनी जल्दी भूल गए कि आप किसी बेबी के पापा बनने वाले हैं। अकेले अकेले जूस पिए जा रहे हैं, जबकि उसकी ज़रूरत मुझे है। अचानक से परी की बारीक सी आवाज़ को सुने अरमान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। तुम कब जागी? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें आराम करने दे रहा था। अब बताओ पेट दर्द कैसा है? अरमान जिसकी फ़िक्र जताने लगा था। ठीक है, अब लाए मुझे भी ये जूस दें, देखने में तो लजीज लग रहा है। परी जिस अरमान से मशरूब मांगने लगी, वो नहीं जानती थी कि ये किस किस्म का मशरूब अरमान पीता है। नहीं, तुम ये नहीं पी सकती हो। अरमान गिलास ऊंचा करता उसे मना कर गया। क्यों? क्या आप नहीं चाहते मैं हमारा बेबी ऐसा लाल टमाटर के जैसा हो? लाए दें मुझे, और जब तक मैं इसे पीती हूँ तब तक आप मुझे चाइनीज़ की सवैयाँ बनाकर ला दें। परी जो हुक्म जता रही थी, मैं तुम्हें तुम्हारी चाइनीज़ की सवैयाँ ला दूँगा, पर ये नहीं पी सकती हो तुम। अरमान पीछे कदम ले जाता उसे मना करने लगा। आप ज़िद कर रहे हैं मुझसे, लाए दें मुझे। वो अरमान की शर्ट को पकड़े उससे गिलास छीनने की कोशिश करने लगी। जब पूल के करीब पानी गिरे होने की वजह से अरमान का पाँव फिसलता उसे पूल में गिरा गया। अरमान जी! परी जिसकी शौक से आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे अरमान पूल में नहीं बल्कि किसी समंदर में गिर गया है। सुबह सुबह मुझे क्यों नहला दिया तुमने?
अरमान जो गुस्सा करने लगा, सॉरी सॉरी, लेकिन आप खुद गिरे हो। कौन कहता है अपनी प्रेग्नेंट बीवी से ज़िद करने को। अब आए बाहर और मुझे नाश्ता बना कर दें। परी जो अब भी अपनी खुदगर्जी दिखा रही थी। मैं ज़िद कर रहा हूँ, पीछे तो तुम पड़ी हुई थी इस जूस को पीने को, और धक्का भी तुमने मुझे दिया है। अरमान सारा इल्ज़ाम परी पर लगाने लगा। तोबा तोबा, मैं क्यों दूंगी आपको धक्का। मुझे कौन सा आप में से बदबू आ रही थी जो ज़बरदस्ती ऐसे आपको नहलाना था। मुझे आपको खुद ही सज़ा मिली है और सताओ मुझे। अब जब भी आप मेरी बात नहीं मानोगे ऐसे ही पूल में गिर जाया करोगे। परी जो अरमान को अच्छी खासी बातें सुना रही थी, तिरछी नज़रें किए अरमान उसे घूरता। अच्छा माजरत, बस दोबारा कभी तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूँगा। बस अब मुझे बाहर निकलने में मेरी मदद तो कर दो। वो परी से मदद मांग रहा था। मैं कैसे मदद करूं? परी जी से समझ ही नहीं आ सकी उसकी बात। हाथ दो अपना, जिसे पकड़ मैं बाहर आ जाऊं। अच्छा ये ले। पूल से काफ़ी फासले पर बैठती उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं इंसान हूँ, कानून नहीं, जिसके हाथ इतने लंबे होते हैं जो तुम्हारा हाथ इतनी दूर से पकड़े। बाहर निकल आऊँगा, करीब आओ मेरे। अरमान ने तंज किया जब परी अपने पाँव गीली ज़मीन से बचाती हुई पूल के पास जाकर बैठ गई। बस अब तो आपके हाथ पहुंच ही जाएंगे, इतने तो लंबे हो गए ना। वैसे आपकी उंगलियां ही एक एक फीट लंबी होंगी। परी जो खुद की ही बात पर खुद ही हंसना शुरू हो गई। अरमान ज़बरदस्ती अपने होठों पर मुस्कुराहट लाए उसका हाथ पकड़ता। हंस लो जितना हंसना है, बाद में मौका नहीं दूंगा तुम्हें। परी जो अरमान को हैरत से देखने लगी जब अरमान पूरे ज़ोर के साथ उसका हाथ खींचता। परी को भी पूल के अंदर गिरा गया। ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे क्यों गिराया आपने। परी जो पहली मर्तबा इस पूल में आई थी, उसे तो तैरना भी नहीं आता था। बहुत हंस रही थी ना मुझे देख देख कर, तो सोचा क्यों ना तुम्हें भी नहला दिया जाए। वैसे भी जो जो करता है वो भरता है। तुमने ही तो कहा था, और शोहर का मजाक जब जब तुम उड़ाओगी ऐसे ही पानी में गिरती रहोगी। अरमान ने परी की ही बात रिपीट की थी। मैं अकेली हूँ, कमज़ोर हूँ, इस वजह से सब मेरे साथ बुरा करते हैं ना। जब मेरा बेबी पैदा होगा इसे मैं बहुत ज़्यादा खिलाया करूँगी, और दिनों में वो आपसे भी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिर उसकी मम्मी को जो जो तंग किया करेगा वो सबको पूछ लिया करेगा। परी जिसके सभी ख्वाब उसके बच्चे के साथ ही जुड़े हुए थे, बेबी को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। तुम खुद भी तो मुझे सज़ा दे सकती हो। कमर से पकड़े अरमान उसे अपने करीब करता परी को समझाने लगा। डर लगता है आपसे, जब आप अपनी लाल आंखों से मुझे घूरते हो तो कांप जाती हूँ मैं। मुझसे तो आपसे बात तक भी नहीं हो पाती। परी जो वाकई में कभी भी अरमान की आंखों में आंखें डाल उससे बात नहीं कर पाती थी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी मैंने तुमसे कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी फर्माबरदारी करोगी, मुझे छोड़ने का तसव्वुर भी छोड़ दोगी, तो मैं क्यों तुम पर गुस्सा करूँगा। तुम्हारा मुझसे दूर जाने की बात करना वो वाहिद ज़रिया है जो मुझे तुम पर गुस्सा करने पर मजबूर कर देता है। बीवी हो मेरी, वो भी पसंद की बीवी, जिसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में मेरा सब कुछ तुम ही हो। अरमान जो परी के डर को उसके दिल से निकालने की खातिर उसे यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर मैं आपसे वही जूस मांगूं तब आप गुस्सा नहीं करोगे। परी जो चंद सेकंड खामोश रही, फिर से उसी जूस वाली बात को कह गई। तुम्हें क्यों इतना शौक़ जाग रहा है इस चीज़ को पीने के। पहले बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद पी लेना बस। अरमान जिसने हामी भर ली कि 9 माह बाद वो इस जूस को पी सकती है। अभी क्यों नहीं। परी के और सवालात शुरू हो गए। बाहर नहीं निकलना क्या। अरमान ने मौजू बदलना चाहा। हाँ जल्दी से निकलते हैं, वरना मछली जैसे बूढ़ी बूढ़ी जिल्द हो जाएगी हमारी। परी जिसे यह तक भी मालूम नहीं था कि वो पूल से बाहर किस जगह से निकले। जब अरमान उसे पेड़ से पकड़े पूल से बाहर बिठा गया और ख़ुद भी आसानी से बाहर निकल गया। परी जिसके कपड़े मुकम्मल भीग चुके थे, जिल्द भी सफ़ेद पड़ चुकी थी, वो किसी पेंगुइन के जैसे चलती हुई घर के अंदर जा रही थी भीगे कपड़ों की वजह से। जब अरमान उसे गोद में उठाता, मेरी छोटी बेगम, अगर इस रफ्तार से कमरे तक पहुंची तब तक ये कपड़े ज़रूर खुद ही सूख जाएंगे। बेबी के पापा छोड़े मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। वो अरमान को उसे नीचे उतारने का कह रही थी, मगर कमरे में ले जाए वो उसे सोफ़े पर बिठाता। बेबी का पापा हूँ तो फिर बेबी की मम्मा का ख्याल रखना भी तो मेरी ज़िम्मेदारी है ना। टावल उठाए उसके सर के बालों पर फेरता हुआ उसे खुश करने लगा था।
आप सच में अच्छे हो या मेरे बेबी को दिखाने के लिए अच्छे बन रहे हो? परी जो दिल में उसके होता वही सीधा पूछ लिया करती थी। ये कैसा सवाल हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नाटक कर रहा हूँ? अरमान को बुरी लगी थी परी की बात। हाँ, मेरा मतलब कि पहले आप अच्छे नहीं हुआ करते थे, तभी तो भाई को भी आप बुरे कामों पर भेज दिया करते थे। तब मैं आपको कुछ कहती तो मुझे भी डांट दिया करते थे। परी जो पुरानी बातें अरमान को याद करवाने लगी। अहमद खुद ये काम करना चाहता था, मैंने ज़बरदस्ती उसे इन कामों में नहीं डाला। और तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो मुझसे? अरमान जो पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता था। मैं बस चाहती हूँ कि सब सही हो जाए। आप भाई को रोक दें, वो छोड़ दें ये काम। जैसे आप हर वक्त घर पर रहते हो वैसे ही वो भी रहने लगे। परी जिसे अब भी अपने भाई की फ़िक्र हो रही थी, अब भी वो अपने भाई का भला चाह रही थी। तुम चाहती हो कि अहमद काम करना छोड़ दे, तो फिर वो क्या करे? क्या उसकी भी शादी करवा दूँ मैं? अरमान ने अपनी बेगम की सोच पूछी। हाँ, जब मेरी शादी होगी, हमारा बच्चा भी होने वाला है, तो भाई को तो ताने तो लोग भाई को ताने देंगे कि छोटी बहन की शादी हो गई, बड़ा भाई वैसे ही बैठा है, क्या उसे रिश्ते नहीं मिल रहे, ये वो। तो हम अच्छी सी लड़की को ढूंढकर भाई की शादी करवा देते हैं, फिर हमारे बेबी के साथ भाई के बेबी की शादी भी करवा देंगे। परी जब बहुत आगे तक की सोचने लगी थी। बस इतनी सी बात अभी कर देता हूँ, मैं बुला लेता हूँ अहमद को, अब से वो कोई काम नहीं करेगा। बस अरमान फ़ौरन राज़ी हो गया। परी की हर बात वो मानने लगा था। अब चलो कपड़े बदल लो, अरमान ने उसे याद करवाया। जब परी ज़ोर से अरमान के गले लगती। आप बहुत अच्छे हो, प्लीज़ आप हमेशा ऐसे ही अच्छे वाले हब्बी हब्बी रहना। परी का यूं गले लगना अरमान की हार्ट बीट को मिस करने जैसा काम कर गया। ऐसा एहसास पहले कभी महसूस नहीं किया था उसने, जो आज अभी महसूस हुआ था उसे। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। भागती हुई वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। अरमान मुस्कुराने लगा। सब सही हो रहा है और अब से सब सही ही रहेगा। अरमान के दिल से बस एक यही दुआ निकली थी। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? कब से मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए बैठा हुआ हूँ, लेकिन आप लोग एक ही बकवास किए जा रहे हैं कि शेरिफ आएंगे तभी रिपोर्ट लिखोगी। मेरी बीवी गायब है। खालदा नामी खातून ने मेरी बीवी को अगवा कर लिया है। जल्दी मेरे साथ चलें और ढूंढें उन्हें। सलार मलिक जो पुलिस स्टेशन में खड़ा गुस्सा होने लगा था। खालदा कहाँ पर है? एक पुलिस वाले ने खालदा के मुतल्लिक पूछा। वो भी गायब है। अगर मिल जाती तो मैंने खुद ही पता लगा लेना था। सलार मलिक जिसकी लहू छलकाती नज़रें साफ बयान कर रही थी कि कितना पागल हुआ पड़ा है वो अपनी बीवी की गुमशुदगी की वजह से। जब सब गायब हैं फिर हम कैसे आपकी बीवी को ढूंढ सकते हैं? देखें सर, शेरिफ आएंगे वही हमें ऑर्डर देंगे, खुद से हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान से आए लोगों के साथ यही सलूक किया जाता है जो इस वक्त सलार के साथ वो कर रहे थे। उनके मुल्क में एक तो जुर्म हुआ, ऊपर से पुलिस साथ भी नहीं दे रही थी। सलार मलिक अगर अपने मुल्क में होता तो आधे घंटे में ही इलाके की सारी पुलिस उसके घर पर मौजूद होनी थी, मगर परेशानी तो इसी बात की थी कि वो अपने मुल्क में नहीं था। सलार गुस्से से वहाँ से चला गया। वो खुद अपनी बीवी को ढूंढ लेगा, कुछ नहीं होने देगा वो आलिया को। खालदा की ही गाड़ी में वो यहाँ आया था और वापस वो इसी जगह जाने लगा। ज़रूर इसी जगह कोई ना कोई सबूत उसे मिल ही जाएगा जो उसे बता सके कि आलिया को वो लोग कहाँ पर लेकर गए हैं। सलार इस वीरान जगह घर की तलाशी लेने लगा, मगर फ़िलहाल कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था उसे। इस बड़ी सी जगह के हर एक हिस्से वो ढूंढ रहा था आलिया को। जब उसे वही जगह दिखी जहां कल आलिया उसे बता रही थी कि किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ उसे सुनाई दी थी। सलार जगह का दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ पराली पड़ी हुई थी, वहीं पुराने औजार वगैरह भी इस जगह पड़े हुए थे। वो बहुत सादा सी जगह थी, फिर यहाँ कल किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ कैसी आ सकती थी? सलार मलिक जो एक एक जगह तलाश कर रहा था, साथ ही बार बार बस एक ही दुआ उसके दिल से निकल रही थी कि उसकी
आलिया वापस उसे मिल जाए। वो आलिया को कभी कुछ नहीं कहेगा, यहाँ तक कि कभी उसे ऊंची आवाज़ में बात तक भी नहीं करेगा। बस उसकी आलिया सही सलामत उसे वापस मिल जाए। सलार मलिक ने कभी एक दिन के लिए भी आलिया को खुद से दूर नहीं जाने दिया था। अब तो फिर भी वो गायब थी। तभी सलार मलिक को अपना दम घुटता महसूस होने लगा था कि अगर वो उसे ना मिली तो शायद उसकी सांस ही रुक जाएगी। कहाँ पर हो, प्लीज़ कुछ तो पता चल जाए। बस साहब वहीं पर बैठता वो आलिया को याद करने लगा। कहाँ ढूंढे वो उसे, अनजान मुल्क, अनजान जगह, वो आखिर उसे कहाँ लेकर जा सकते थे। सिर्फ 2 घंटों में क्या से क्या हो गया था। सलार की आंखें पहली मर्तबा नम होने लगी थी। उसे तो खुद का भी होश नहीं रहा था। वहीं पर बैठा वो आलिया को याद कर रहा था जब अजीब से शोर की आवाज़ आई उसे, जो काफ़ी दबी हुई लग रही थी। ये आवाज़ कैसी यहाँ करीब से ही आई थी। सलार जो तेज़ी से उठता इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। दीवारों को छूते हुए वो चेक कर रहा था कि कहीं और छुपा हुआ दरवाज़ा तो नहीं जिसे दिख नहीं रहा। मगर फिर से वही शोर हुआ। जब सलार ने ज़मीन पर बैठे अपना कान ज़मीन के साथ लगाया, वो शोर ज़मीन के अंदर से आ रहा था। ज़मीन पर बिखरी पराली को वो पीछे करता बेसमेंट का रास्ता तलाश करने लगा। ज़रूर नीचे कोई जगह है जहां वो लड़कियों को रखते होंगे। पागलों के जैसे वो फ़र्श को साफ़ करते हुए रास्ता ढूंढ रहा था जब उसका हाथ लगने से फ़र्श हिला। सलार ने फिर से इस जगह पर हाथ मारा, फिर से वो हिला, यानी कि यह दरवाज़ा था। हुक से पकड़े सलार ने दरवाज़ा खोल दिया। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद थी। सलार को कम से कम रास्ता तो मिला जो उसे उसकी आलिया तक पहुंचा सकता था। नीचे उतरे वो आगे बढ़ने लगा। उसका जगह लाइट्स लगी हुई थी, वहीं कमरे बने हुए थे। एक कमरे में से किसी लड़के के सिसकने की आवाज़ें आई जा रही थी। सलार के तो हाथ पांव कांपने लगे थे। इस जगह आवाज़ को सुनकर नीचे को झुके उसने की होल में से दरवाजे के अंदर झांका। एक शख्स जो पीले बालों वाली लड़की के साथ गलत कर रहा था। आलिया बिल्कुल सही बोल रही थी। यहाँ पर लड़कियों को बेचने का काम होता था और अब भी इस मासूम लड़की के साथ गंदा काम किया जा रहा था। सलार आगे बढ़ने लगा। चूँकि उसकी फ़िक्रमंदी मज़ीद बढ़ने लगी थी, वह तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता आगे बढ़ने लगा। रात होने की वजह से खामोशी छाई हुई थी इस जगह। हर कमरे में वो झांकता अपनी बीवी को तलाश कर रहा था, मगर कुछ कमरे खाली थे तो कुछ में 2-4 लड़कियों को कैद किया हुआ था। आलिया कहीं नहीं मिल पा रही थी। उसे सलार जिसे मायूसी का सामना करना पड़ रहा था। अगर यहाँ पर भी आलिया ना मिली तो फिर उसे ढूंढ पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आलिया कहाँ पर हो तुम? सलार जिसे पहली मर्तबा बेबसी का सामना करना पड़ रहा था, वो इंसान जो खुद के मुतालिक ज़िंदगी जीना जानता था, आज उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हो पा रहा था। सबसे आखिर में ऑफिस लिखा कमरा उसे दिखाई दिया। ये बॉस का कमरा था और बॉस थी खालिदा, जो लड़कियों को पकड़कर यहाँ लाया करती थी। सलार मलिक का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखता वो उसे खोलने लगा। दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी कि अंदर आलिया मौजूद हो, वो भी बिल्कुल सही। एक लंबी सांस लिए उसने दरवाजे को खोला, मगर टिक टिक की आवाज़ इस ऑफिस में गूंज रही थी। सलार ने एक नज़र पूरे कैबिन को झांका। जब उसकी नज़र ज़मीन पर बैठी बार बार किसी इंसान का सर कुचलती लड़की पर पड़ी। भारी पत्थर वो बार बार किसी के सर पर मार रही थी। आलिया। सलार जो मज़ीद आगे बढ़े आलिया का नाम पुकारा। जब खून से लथपथ आलिया ने पीछे मुड़कर देखा, उसके कपड़े भीगे पड़े थे। बड़ी बड़ी आंखें किए वह सलार की जानिब सहमती हुई देखने लगी। खालिदा जिसकी जान वो ले चुकी थी, उसका सर सलामत बिल्कुल नहीं बचा था जो उसकी पहचान तक करवा पाता। सलार वो ये मुझे। आलिया जो खड़ी हुए खुद की सफाइयाँ देने लगी। जब सलार उसे ज़ोर से गले लगा गया, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं किया ना इसने? उसे बस आलिया की फ़िक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ, मगर ये मेरे हाथों मर गई। आलिया ने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। कोई बात नहीं, उसका यही अंजाम होना था। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें इस मुतल्लिक सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद की जान बचाने की खातिर ही तुमने उसे मारा है। सलार मलिक जो उसे हौसला देने की कोशिश कर रहा था, अब चलो मेरे साथ। आलिया का हाथ पकड़े वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। खामोशी से जैसे सलार यहाँ पर आया था वैसे ही आलिया को साथ लिए वो बाहर निकल भी गया। हम इस जगह को आग लगा देंगे। मैंने इसकी जान ले ली है। अगर मुझ पर इल्ज़ाम लग गया तो मुझे जेल नहीं जाना।
आलिया इस जगह को जलाने की बात कर रही थी। आलिया कैसी बातें कर रही हो, वहाँ पर और भी बहुत सी लड़कियाँ मौजूद हैं, वो साथ जल जाएंगी और तुम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। हम पुलिस को बता देंगे कि तुमने खुद को बचाते हुए उसे मारा है। हमें सलार उसे समझा रहा था। नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, वो हमारी बात पे यकीन नहीं करेगी। प्लीज़ सलार, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे किसी भी मसले में नहीं पड़ना। आलिया ऐसी तो नहीं थी जो खुद की खुदगर्जी की खातिर इन मासूम लड़कियों की मदद नहीं कर रही थी। पुलिस को अगर वो बता देते तो इतने अरसे से चल रहा ये काम बंद हो जाता। ठीक है आलिया, तुम चलो। सलार उसे अपने साथ शहर ले गया। होटल उसने बुक कर लिया था जहाँ पर अब वो रुकने वाले थे। उसकी आलिया ने किसी की बेरहमी से जान ले ली थी। सलार को भी थोड़ा डर लग रहा था, अगर किसी को पता चल गया तो कहीं फिर से उसकी आलिया उससे दूर ना हो जाए। क्या हुआ था तब? सलार ने आलिया से तफसील पूछी। जब वो खामोश रही और सलार की बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तब क्या हुआ था? तब तुम क्यों नहीं भागी थी? सलार ने आलिया के हाथ पर हाथ रखे फिर से वही सवाल पूछा। वो मुझे अपना घर दिखाने की बात करने लगी थी। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। जब पीछे से उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। आलिया जो हकीकत बताने लगी। तुम बेहोश हो गई, मगर वहाँ पर जो खून पड़ा हुआ था वो किसका था? और घर का सामान भी टूटा पड़ा था, जैसे काफ़ी लड़ाई वगैरह हुई होगी। सलार, जिसे आलिया की बात में सच्चाई नहीं दिख रही थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों, बहुत ही कमाल की एपिसोड हाजिर है मेरी जांच के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी की वजह है मेरे भाई का असिस्टेंट कमिश्नर बनना। डीआईजी अंकल सुहेल, जिनकी एक कॉल पर मेरे भाई को इतनी बड़ी नौकरी मिल गई, ये हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। तो आपकी छोटी सी राइडर बहुत ज़्यादा खुश है। घर में बहुत जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी जांच के लिए एपिसोड को लिखा तो पहले से भी कहीं ज़्यादा। आप मुझे अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। लव यू मेरी जान।